दोस्तों हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 11 जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। और आज के इस भाग में यानी भाग 9 में हम बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर, और इस भाग में हम इसके वस्तुनिष्ठ और इसके अतिलघुत्रात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको जैसा पता है हम इस अध्याय में मुख्य रूप से हमने बात की थी दो देशों के बारे में, और हमने हालांकि दक्षिण कोरिया के अभी उदाहरण इसमें लिया था। हमने विशेषकर जापान और चीन ने किस तरह से आधुनिकीकरण का रास्ता तय किया, वहाँ क्या क्या बदलाव आए थे, उनके बारे में इस अध्याय में हमने चर्चा की थी। और एक दक्षिण कोरिया की बात भी हमने की थी, और ताइवान का जो किस्सा था चीन के साथ उसका भी हमने अध्ययन किया था। तो इस प्रकार हमने पूरे अध्याय का अध्ययन कर लिया है। आज के भाग में हम इसके प्रश्नोत्तर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जापान में नई विद्यालय व्यवस्था की स्थापना कब हुई? आपको पता है दोस्तों, जापान में नई विद्यालय जो व्यवस्था थी उसकी शुरुआत कब हुई, इसके बारे में बात करेंगे हम। जापान की नई विद्यालय व्यवस्था, जब वहां पर मेजी राजवंश की स्थापना हुई, मेजी पुनर्स्थापना की गई, तो वहां पर एक नई विद्यालय व्यवस्था स्थापित की गई जिसके तहत शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया था। तो उसकी स्थापना कब हुई? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन से 1870 ईस्वी में जापान में नई व्यवस्था की स्थापना की गई थी, और उसके तहत शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और शिक्षा को एक तरह से बहुत ही कम शुल्क पर उपलब्ध कराया गया था लोगों के लिए, और उसमें नैतिक शिक्षा को भी अनिवार्य किया गया था। और ये कहा गया कि और लगभग ये वो दौर था 1910 के आसपास। तो 1910 में जापान में इस तरह की विद्यालय व्यवस्था लागू 1870 ईस्वी के आसपास व्यवस्था लागू हुई थी, लेकिन 1910 में उन्होंने एक तरह से मुफ्त शिक्षा का काम करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जापान की पहली रेल लाइन कब बिछाई गई? जो पहली रेल लाइन थी वो कब बिछाई गई जापान में? आधुनिकीकरण का जब दौर आया जापान में तो उसमें रेलवे का विकास हुआ था, वो कब बिछाई गई थी? ऑप्शंस हमारे पास हैं 1821 से 23 ईस्वी के बीच, 1833 से 35 ईस्वी के बीच, 1848 से लेकर 1851 ईस्वी के बीच, या फिर 1870 से 1872 ईस्वी के बीच। कब बिछाई गई है? तो देखते हैं। जापान में पहली रेल लाइन बिछाई गई थी 1870 से लेकर 1872 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, चीन में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? गणतंत्र जो है, चीन में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हमारे पास है 1921 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में। गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर ऑप्शन 1911 ईस्वी में। सन यात सेन जो थे, जो नेता थे सन यात सेन, उनके नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना होती है। इन्हीं गणतंत्र के सन यात सेन को ही हम आधुनिक चीन का निर्माता भी कहा जाता है। तो 1911 ईस्वी। अब बात करें आधुनिक चीन के संस्थापक कौन है? जो आधुनिक चीन है उसके संस्थापक किसे कहा जाता है? तो अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की थी गणतंत्र की स्थापना किसने की थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सन यात सेन, कन्फ्यूशियस, चियांग काई शेक या माओ त्से तुंग कौन थे? आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है ऑप्शन सन यात सेन। अभी हमने बताया आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं जिन्होंने गणतंत्र की स्थापना की थी 1911 ईस्वी में, वही सन यात सेन जो है वो आधुनिक चीन के संस्थापक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हमारे पास है 1956 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1967 ईस्वी या 1941 ईस्वी। इसकी स्थापना कब हुई थी? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन ब, 1949 ईस्वी में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। और चाइना जो सरकार है, चीन की जो सरकार है, आज भी इसी नाम से जानी जाती है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब दोस्तों बात करते हैं हम अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की, और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न लेते हैं, शोगुन कौन थे? शोगुन कौन थे? आइए देखते हैं। दोस्तों शोगुन कौन थे? 12वीं सदी में राजा के नाम पर शासन करने वाला अभिजात वर्ग। हमने देखा था कि 12वीं सदी में राजा की जो जापान का जो सम्राट था उसकी शक्ति कमजोर हो गई थी, और उसकी सत्ता को एक तरह से हथिया लिया था कि उन्होंने शोगुन जो नाम के लोग थे, उन्होंने शोगुन वंश जो था उसने हथिया लिया था। और 12वीं शताब्दी के बाद जो इतिहास है वो राजा के नाम पर शासन, राजा का शासन वहाँ पर है, हालांकि राजा की उपस्थिति है, लेकिन उसके नाम पर जो वर्ग शासन कर रहा था वो शोगुन वंश है। हमने देखा था कि जो चीन का जो इतिहास है, चीन की जो जापान की जो आधुनिक शुरुआत है, आधुनिक जापान की इतिहास की, वो यहीं से शुरू होती है। दूसरा प्रश्न है, मोगा क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोगा क्या है? आइए देखते हैं।
दोस्तों जापानी भाषा में आधुनिक लड़की के लिए संक्षिप्त शब्द जो है उसे मोगा कहा जाता है। मोगा किसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है? मोगा शब्द जो है वो जापानी भाषा का शब्द है और वहाँ जो आधुनिक लड़कियाँ जो होती है, आधुनिक लड़की जो होती है उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा कि जब जापान में पश्चिमीकरण हुआ, जापान का जब औद्योगिकरण हो गया, शहरों की जनसंख्या बढ़ गई, तो वहाँ की जो लोगों ने शहरी कल्चर को, वहाँ की लोगों ने शहरी संस्कृति को अपनाया, पश्चिमी संस्कृति को अपनाया, तो वो उस तरह की जो पश्चिमी संस्कृति थी उसमें एक मोगा जो शब्द था काफ़ी प्रचलित था, जो कि आधुनिक लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न है अफीम युद्ध क्या है? अफीम युद्ध क्या है? हमने जब चीन का अध्ययन किया था तो हमने देखा था अफीम युद्ध वहाँ हुए थे। देखिए, ब्रिटेन द्वारा अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग। ब्रिटेन द्वारा अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया गया था, उसी को अफीम युद्ध कहा जाता है और इसी के माध्यम से वहां पर उपनिवेशवाद की स्थापना बाद में होती है। अगला प्रश्न है लॉन्ग मार्च का आयोजन किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चीन के इतिहास का प्रश्न है, आपको पता है लॉन्ग मार्च का आयोजन किसने किया? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। कम्युनिस्टों द्वारा कुओमिंतांग से हार के बाद नई राजनीतिक आधार भूमि तलाशने के लिए किया गया मार्च। तो हमने देखा था कि एक दौर आया था 1940 के आसपास इस तरीके का, जब कम्युनिस्ट पार्टी और जो कुओमिंतांग जो पार्टी थी उनमें आपस में संघर्ष शुरू हुआ था राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए। और इस राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के संघर्ष में कुओमिंतांग ने कम्युनिस्ट पार्टी को काफ़ी पीछे खदेड़ दिया था। तो अपनी खोई हुई राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए, अपना राजनीतिक धरातल तलाशने के लिए जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने एक लॉन्ग मार्च का आयोजन किया गया था। वो जो था वही लॉन्ग मार्च की घटना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज के इस भाग में हमने बात की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में और अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की है, जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। हालांकि और भी प्रश्न हो सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, आप उनका भी अभ्यास कीजिए। अगले भागों में हम बात करेंगे इसके लघुतरात्मक प्रश्नों की और इसके निबंधात्मक प्रश्नों की। तब तक के लिए धन्यवाद।